हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, आरआरबी आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई की जो वैकेंसी है उसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर इसके सिलेबस की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ा वेटेज जीके और जीएस का होता है। तो इसमें 50 क्वेश्चन दोस्तों जीएस के आते हैं और 35 क्वेश्चन की रीजनिंग आती है और 35 क्वेश्चन की मैथ आती है। तो अगर इसमें कट ऑफ में सबसे बड़ा रोल किसी सब्जेक्ट का होता है तो वो जीके है। और दोस्तों, जीके का सिलेबस बहुत लार्ज यानी कि बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग इसके जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट वाले पॉइंट्स हैं वो कवर करेंगे। इसलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों परीक्षा रिफ्रेशर। ये कांस्टेबल और एसआई दोनों की ही जीएस को अच्छे से कवर करेगी। टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज हम लोग एक एक कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए एक बार हम लोग इसकी विषय सूची को देख लें कि हम लोग इस बुक के ज़रिए कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करेंगे। दोस्तों, ये इसकी विषय सूची है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें सामान्य विज्ञान की जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से कवर किया हुआ है। और उसके बाद दोस्तों ये अभी फिजिक्स चल रहा है, उसके बाद रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को अच्छे से पूरा कवर किया हुआ है। और उसके बाद दोस्तों और ये सारे दोस्तों इतने लार्ज पॉइंट हैं, इतने लार्ज इसके टॉपिक्स हैं नहीं, बट हाँ जितने भी फैक्ट हैं आरपीएफ के लिए जो पूछे जाते हैं बार बार, वो इसमें सारे दोस्तों कवर हैं। दोस्तों, पहले भाग में इसमें कंप्यूटर, पर्यावरण और साइंस के तीनों टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी को। और दूसरे भाग में इसमें सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज जैसे कि हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, जियोग्राफी हो गई, इन टॉपिक्स को दोस्तों अच्छे से कवर किया हुआ है। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा जो बड़ा एरिया है वो साइंस का ही है, या फिर हमारा जो सबसे बड़ा एरिया है वो दोस्तों हिस्ट्री का है। क्योंकि हिस्ट्री में भी दोस्तों तीन टॉपिक हो जाते हैं, एक एंशियंट, एक मिडाइवल और थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट अगर करेंगे दोस्तों, तो वो स्टार्ट दोस्तों हम लोग आज जो पहला टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो पहला टॉपिक है प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एक टॉपिक की करते हुए पूरी हिस्ट्री को कवर करेंगे। उसके बाद एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करते हुए इस पूरी बुक को अच्छे से कवर करेंगे ताकि हमारे जितने फैक्ट हैं दोस्तों वो कवर हो जाएं। दोस्तों छोड़ेंगे कुछ भी नहीं और ना ही इसमें ऐसा कोई टॉपिक बचेगा जो आपका कवर ना हो। लेकिन हाँ, हम लोग स्टार्टिंग ऐसे करेंगे कि वो समझने में आसानी रहे दोस्तों। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा हिस्ट्री रहेगा। तो सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों इसका इतिहास यानी कि हिस्ट्री, और इसका पहला जो टॉपिक है वो पाषाण काल, स्टोन एज है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। पाषाण काल को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख से 10,000 बीसी तक। मध्य पाषाण काल को लगभग 10,000 से 6,000 बीसी, यानी कि इस टाइम पे जो शिकारी और खाद्य संग्रहण हक प्रणाली स्टार्ट हो गई थी प्राणियों में। और तीसरा है नवपाषाण काल, इसकी जो समय अवधि है वो 6,000 से 3,000 बीसी। खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन व आग का प्रयोग किसमें हुआ था दोस्तों? नवपाषाण काल में। और उसके बाद दोस्तों पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल में। तो निम्न पाषाण काल में दोस्तों कोड उपकरण का यूज़ होने लगा था, जैसे हस्त, कुठार, खंडक, विदारणी। और मध्य पाषाण काल में दोस्तों फलक उपकरण का यूज़ होने लगा था। और उच्च पाषाण काल में ब्लेड, जैसे कि जो नुकीले उपकरणों का इस्तेमाल होने लगा था। तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पुरातात्विक स्तर पर गर्त आवासों के प्रमाण कहाँ पे मिलते हैं? गर्त आवास उन्हें बोलते हैं जो पृथ्वी के अंदर बनाए जाते हैं, तो उसे गर्त आवास बोलते हैं दोस्तों। तो वो बुर्ज-होम, ये कश्मीर में स्थित है। और बुर्ज-होम नव पाषाण युगीन स्थल कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के प्रांत में स्थित है। ये कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। और पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। पुरातात्विक स्थल कोल्डी हवा स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। और प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी, तो ये हथनौरा में पाई गई थी
दोस्तों इसका जो सेकंड टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, और इसकी जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पहले वो देख लेते हैं कि कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे पाई जाती है, उसका उत्खनन वर्ष और उत्खननकर्ता और स्थल की जो स्थिति है कि वो कहाँ पे, किस देश में, किस जगह पे स्थित है, वो देख लेंगे। तो सबसे पहला जो स्थल है वो हड़प्पा है, और ये रावी नदी के बाएं तट पे पाया गया था, और इसका उत्खनन वर्ष है दोस्तों 1921, और उत्खनन करता इसके थे दयाराम साहिनी, और स्थल की जो स्थिति है वो मांटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। और सेकंड था मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर, और ये 1922 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था आर.डी. बनर्जी के द्वारा, और सिंध के लड़काना जिले यानी पाकिस्तान में ये स्थित है। और तीसरा स्थल है सुतकांगेडोर, ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। 1927 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था R.L. स्टाइन के द्वारा, और ये पाकिस्तान में स्थित है। और चौथा स्थल है चहूदड़ो, ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। 1931 ईस्वी में N.G. मजूमदार के द्वारा इसका उत्खनन हुआ था, और ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है। पांचवा स्थल है रंगपुर, ये मादर नदी के तट पर स्थित है, और 1954 ईस्वी में S.R. राव के द्वारा ये इसका उत्खनन हुआ था, और ये भारत के अहमदाबाद जिले राज्य में स्थित है। और छठा स्थान है जो वो कोट दीजी, ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और इसका उत्खनन 1955 व 1957 ईस्वी में फजल अहमद खान के द्वारा हुआ था, और ये पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। और सातवां स्थल रोपड़, ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है, और इसका 1953 ईस्वी में Y.D. शर्मा के द्वारा उत्खनन हुआ था, और ये भारत के पंजाब में स्थित है। कालीबंगा, ये गंगा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, और 1961 ईस्वी में बेबी लाल के द्वारा इसका उत्खनन हुआ था, और हनुमानगढ़ यानी राजस्थान के हनुमानगढ़ में ये स्थल जो है वो स्थित है। और नवा स्थल है लोथल। लोथल दोस्तों भोगवा नदी के तट पर स्थित है, और 1955 से 62 ईस्वी तक S.R. राव के द्वारा इसका उत्खनन हुआ था, और ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। और 10वां स्थल है जो दोस्तों वो आलमगीरपुर, ये भारत में स्थित है हिंडन नदी के किनारे, और 1958 ईस्वी में Y.D. शर्मा के द्वारा इसका उत्खनन हुआ था, और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। और 11वां स्थल है जो सुत कोटदा, ये 1972 से 75 ईस्वी में जगतपति जोशी के द्वारा उत्खनन हुआ था इस स्थान का, और ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। और 12वां स्थल है जो बनावली, ये प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, जो कि अभी विलुप्त हो चुकी हैं। और 1973 ईस्वी में R.S. बिष्ट के द्वारा इस स्थल का उत्खनन हुआ था, और ये हरियाणा में स्थित है। और 13 यानी कि 13वां स्थल है जो धौलावीरा दोस्तों, तो इसका उत्खनन वर्ष है 1990 से 91 ईस्वी। R.S. बिष्ट के द्वारा इस स्थल का उत्खनन हुआ था, और ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा स्थल की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। तो ये कांसा की मूर्ति पाई गई थी नृत्य करती हुई लड़की की। अगला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद नदी तट पर स्थित है। तो ये प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? दैमाबाद। हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है दैमाबाद में। उसके बाद दोस्तों हड़प्पाई स्थल मांडा नदी के किनारे स्थित है। तो ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है, ये कश्मीर में स्थित है दोस्तों, और ये सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी पॉइंट है। और मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ग्रेट ग्रैमरी। सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता थी, तो इसे कांस्य युग की सभ्यता बोलते हैं। और सुत कोटदा का पुरातात्विक स्थल दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। और पाकिस्तान के इस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। तो ये सिंध के लड़काना जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था, तो लोथल को बंदरगाह शहर बोलते हैं दोस्तों, और ये गुजरात में स्थित है। और इस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी। तो ये धौलावीरा गुजरात में स्थित है दोस्तों। और जोरवे कल्चर एक चारकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था, जो वर्तमान समय में इस भारतीय राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो ये रोपड़ दोस्तों हो जाएगा इसका। और इस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा से दोस्तों जुताई के साक्ष्य मिले हैं।
तो तीसरा जो टॉपिक है इसका दोस्तों वैदिक सभ्यता। तो इसके जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक बार उन पे नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले वेद कितने होते हैं, उपवेद, वेद और वेदों के जो उपवेद हैं और उनकी विशेषता दोस्तों वो किससे संबंधित हैं। तो जो सबसे पहला वेद है जो पूछा जाता है, सबसे पुराना वेद है तो वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और इसकी विशेष क्या है दोस्तों, ये चिकित्सा से संबंधित है। और दूसरा वेद कौन सा है, सामवेद। सामवेद को का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है और ये संगीत कला से संबंधित है। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, सा से सामवेद, सा से संगीत, और ये गंधर्व वेद से संबंधित है, उपवेद है इसका। और तीसरा जो वेद है वो यजुर्वेद है, ये धनुर्वेद इसका उपवेद है और इसकी विशेष दोस्तों युद्ध कला से ये संबंधित है। और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्पवेद और ब्रह्मवेद है और इसकी जो विशेषता है ये शिल्प से संबंधित कला का ज्ञान है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, वैदिक साहित्य की रचना काल में हुई थी। तो 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच में। वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है तो यजुर्वेद। और कौन सी नदी को वैदिक काल में परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता है, तो रावी नदी को परुष्णी नाम से जाना जाता है। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना दोस्तों कपिल द्वारा की गई थी। और कुल वेदांग कितने हैं, 2 वेदांग हैं। वेदांगों के संदर्भ में कल्प शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है दोस्तों। और एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे जिसका अर्थ था मवेशियों का स्वामी। और भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। और वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र इस भाषा में लिखे गए हैं। तो दोस्तों इसका सही क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों, ऋग्वेद। उसके बाद दोस्तों ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियाँ शामिल की गई हैं और उन्हें कहा जाता है, तो दोनों दोस्तों उसे सूक्त कहा जाता है। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था, तो दोस्तों लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। और ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया, तो कितनी पुस्तकों या मंडलों में, तो ऋग्वेद को दोस्तों 10 मंडलों में विभाजित किया गया था और हर मंडल के रचयिता दोस्तों अलग अलग हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द इस उपनिषद से लिए गए हैं, तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है दोस्तों, सत्यमेव जयते। और दोस्तों इसका जो चौथा टॉपिक है महाजनपदों का उदय, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं तो ध्यान से देखिएगा। 16 महाजनपद 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक ये 16 जनपद डेवलप हुए थे। तो बौद्ध ग्रंथ में अगुत्तर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्न 16 महाजनपद क्षेत्रीय राज्य विद्यमान थे दोस्तों। सबसे पहले ये हम महाजनपद और इनकी राजधानियाँ देख लेंगे, क्योंकि दोस्तों सबकी राजधानियाँ पूछी जाती हैं, किसी न किसी की राजधानी जरूर पूछी जाती है। तो सबसे पहले 16 जनपद देख लीजिए और उसकी राजधानी देख लीजिए। तो काशी की राजधानी दोस्तों वाराणसी थी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, अंग की चंपा, मगध की राजगृह या गिरिव्रज, वज्र संघ की वैशाली थी, मल्ल की कुशावती या कुशीनारा या पावा थी, चेदी की सुक्तिमती, वत्स की कौशाम्बी, कौशल की अयोध्या। बुद्ध काल में 2 भागों में ये डिवाइड थी। उत्तरी भाग की राजधानी कौन सी थी दोस्तों, साकेत, और दक्षिणी भाग की श्रावस्ती थी। पंचाल, उत्तरी पंचाल को अक्षद्र राजधानी थी और दक्षिणी काम्पिल्य थी। दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। और मत्स्य की थी विराटनगर। और दोस्तों ये क्षेत्र राजस्थान के आसपास स्थित था। और सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, अस्मक की पाटन या पोटली, और अवंती की, उत्तरी अवंती की थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की थी महिष्मती, और गांधार की थी तक्षशिला, और कंबोज की राजपुर या हाटा। चलिए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इतनी महान शक्तियाँ महाजनपद अस्तित्व में थे। तो टोटल कितने महाजनपद थे दोस्तों, 16 महाजनपद थे। प्रारंभ में राजगृह को आधुनिक के राजगृह का प्राकृत नाम है जो मगध की राजधानी थी। तो दोस्तों आज के टाइम पे उसको क्या बोलते हैं, बिहार। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और इसका बार बार आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिए। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले ही सकते हैं दोस्तों। तो अगला टॉपिक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, मगध का उत्कर्ष। हम लोग मगध स्टार्ट करेंगे दोस्तों।